हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट देख लिया था। क्यों आपको चीजें थोड़ी सी ऊपर या पानी से बाहर देखोगे तो क्यों ऊपर हाइट बढ़ के ऑब्जर्व होती है, दिखती है, इसका हमने रीजन लास्ट लेक्चर में जान लिया था। अभी हम लोग इस लेक्चर में उसके बारे में पढ़ने वाले, मतलब न्यूमेरिकल देखने वाले उसके बारे में हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग न्यूमेरिकल को। क्या बोला है देखो, अभी क्वेश्चन में बोला है अ क्रेन फ्लाइंग 6 मीटर अबव स्टील क्लियर वाटर लेक सीज अ फिश अंडर वाटर। मतलब एक क्रेन है जो कहां फ्लाई कर रही है, 6 मीटर ऊपर, जो पानी का लेवल है। स्टिल मतलब रुका हुआ और क्लियर मतलब साफ सुथरा पानी है, जो आपको लास्ट लेक्चर बताया था, नाले वाले पानी में से नहीं देखना है, साफ सुथरे पानी से ऊपर एक क्रेन फ्लाई कर रहा है 6 मीटर ऊपर यहां से। देन फॉर द क्रेन फिश अपीयर्स टू बी 6 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ठीक से देखना, क्वेश्चन पढ़ना। क्रेन जब नीचे देख रहा है तो क्रेन के लिए फिश अपीयर्स टू बी 6 मीटर बिलो वाटर, मतलब यहाँ पे ये वाटर सरफेस है, इससे 6 सेंटीमीटर बिलो, 6 सेंटीमीटर बिलो दिख रहा है फिश। ठीक है, दिख रहा है मतलब एपरेंट है। हाउ मच डीप शुड द क्रेन इमर्स इट्स बीक टू पिक दैट फिश। उस क्रेन को उस फिश को उठाना है तो कितना अंदर जाना पड़ेगा, ये पूछा है। 6 सेंटीमीटर ना ना ना, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका एपरेंट डेप्थ है ना, रियल डेप्थ में जाना पड़ेगा उसको उठाना है तो। ओके, फॉर द फिश हाउ मच वाटर हाउ मच अबव द वाटर सरफेस डज द क्रेन अपीयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब दूसरा, दो क्वेश्चन है एक में। पहले पार्ट में क्रेन कितना नीचे जाना चाहिए, मतलब रियल डेप्थ निकालना है, और दूसरा चीज फिश के लिए वो जो क्रेन है वो वाटर से कितना ऊपर दिखेगा। सर तो 6 मीटर है ना, दिखे 6 मीटर, हाँ 6 मीटर है ना। अरे भाई है बट दिखता नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है। चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं। ए वाला पार्ट कहता हूं मैं इसे, और इसे बी वाला पार्ट कहता हूं। मतलब देखो कैसे डायग्राम निकालते हो ना, देखो ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर से बिल्कुल डरने की जरूरत है आपको। आप अगर अच्छे से डायग्राम निकाल पाओगे ना तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, वाटर क्रेन, मान लो ऐसा क्रेन है भाई। अब बोलोगे सर आपकी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है। ड्राइंग मतलब ये शेप्स ड्रॉ करने वाली ड्राइंग, ठीक है। चलो फिश इधर होगा, अच्छा अभी ध्यान दीजिएगा, मैं डिस्टेंसेस मार्क करता हूँ। डिस्टेंस एकदम सोच समझ के मार्क कीजिएगा, एकदम सोच समझ के। ये क्रेन जो है ना, ये 6 मीटर अबोव है, ये करेक्ट वैल्यू है क्या सर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन फिश है तो यहाँ पर भाई, है तो यहाँ पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होती है ना, उसे हम लोग रियल डेप्थ कहते हैं, आर से डिनोट करूंगा। बट फिश यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब ये एपरेंट डेप्थ के नाम से जाना जाएगा। और आपको जो दिया है वो एपरेंट डेप्थ दिया है उसका 6 सेंटीमीटर। यूनिट्स पे गौर कीजिएगा, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रियल डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ निकालना है पहले केस में। फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये एयर है 100%, तभी केसेस वैलिड है। ये 100% एयर है तभी केसेस वैलिड है। ठीक है, म्यू डी इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। म्यू डी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 4/3 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ हमें निकालना है। एपरेंट डेप्थ कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इतना इजी क्या सर, यस इतना इजी है। ये 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस उसे नीचे जाना पड़ेगा। अगर वर्ड्स में लिखना है तो 8 सेंटीमीटर डीप crane should immerse, 8 centimeter deep crane should immerse its beak, crane should immerse its beak to pick that fish। मतलब वो मछली, वो फिश को उठाने के लिए 8 सेंटीमीटर डीप जाना पड़ेगा उसे। अच्छा दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, बट नहीं, जाना पड़ेगा 8 क्योंकि एपरेंट था वो। चलो ये पहला केस हुआ। दूसरा केस, अभी तो वो क्रेन के लिए निकाला ना, अभी फिश के लिए देखना है, फिश के लिए देखना है, फिश के लिए देखना है।
ये टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल आपको देख लेना, ये आपको दिखेगा पेज नंबर 165 पे, ठीक है। उसमें डायग्राम वगैरह नहीं दिखेगा, इसलिए आपको बताया। बी वाला पार्ट देखना, बी वाले पार्ट में क्या है, वाटर, ये फिश, क्रेन इधर था कहीं पे, अच्छा अभी फिश कितने नीचे है ना उससे लेना देना नहीं है। ये जो है ना, ये रियल डेप्थ दे रखा है आपको 6 मीटर दिया हुआ है। ये किधर दिखेगा आपको पता है, नीचे नहीं, पानी से जब बाहर देखोगे, डेंसर से रेयर देखोगे तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ मिले। अपरेंट पोजीशन ऑफ क्रेन, इसे क्या कहूँगा, अपरेंट पोजीशन ऑफ क्रेन। और अपरेंट पोजीशन जो होता है ना, उसे हम लोग अपरेंट डेप्थ के नाम से ए से जानते हैं, वो हमें निकालना है। अच्छा जब उल्टा के है ना, तो याद कीजिए फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं, रियल और अपरेंट थोड़ी ना चेंज करने बोला था भाई, रियल और अपरेंट चेंज नहीं करना था, आपको बोला था इधर चेंज कर दो। अच्छा दोनों में से किधर भी चेंज करो तो चलता है, इधर चेंज नहीं करोगे म्यूडी में तो इसको उल्टा कर दो, ठीक है। 1 म्यूडी कितना था यार, 4/3 इज इक्वल्स टू, रियल डेप्थ है अभी ये 6 मीटर रियल डेप्थ है और ये अपरेंट, ओके। 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 इज इक्वल्स टू 6/a, तो ये 3 1 3, 3 2 6, और ये a कितना हो जाएगा, 4 2 8, मतलब 8 मीटर अपीयर होगा। किसको, फिश को दिखेगा, ये 8 मीटर ऊपर दिखेगा। चेक कर लो, आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आंसर 8 मीटर्स। मतलब क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, हाउ मच अबव वाटर सरफेस डज द क्रेन अपीयर, क्रेन अपीयर्स 8 मीटर अबव द वाटर सरफेस टू फिश। क्लियर हुआ होगा ये चीज आपको, कोई डाउट नहीं होगा, समझ में भी आया होगा। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे किस चीज पर बढ़ना है हमें, हमें अगला टॉपिक पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, इसमें क्रिटिकल एंगल वगैरह बाद में देखेंगे, डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा हाथ से बनाकर, जो आपको समझ में आता है, ठीक है। चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब नाम में तो रिफ्लेक्शन है बट दिख तो अलग अलग मीडियम रहे सर यहाँ पर, ठीक है बताता हूँ। TIR के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ पहले TIR के। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, अभी इंटरनेट केबल्स में पहले जो वायर्स आते थे उसके अंदर कॉपर का वायर होता था, अभी उसमें ग्लास के वायर्स आने लगे। उसे हम लोग, ग्लास मतलब प्योर ग्लास नहीं होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए हुए होते हैं, उसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। क्यों वो यूज होते हैं वो भी बताऊंगा। पहले क्या है ना, पहले ज़माने में मतलब पुराने लोग जब कॉल किया करते थे तो उनको बहुत बार हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता था, मतलब बहुत बार कॉल करना पड़ता था, तब जाकर कॉल कनेक्ट होता था। बहुत बार वो क्रॉस कनेक्शन हो जाता था, जो कि अभी भी जियो में हो रहा है, एक्सपीरियंस करते होगे आप लोग। तो वो क्यों होता है, फ्रीक्वेंसीज अलग अलग सिग्नल्स की मैच हो जाती है, वो बहुत सारे रीजन है। बट ग्लास फाइबर क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि रे जो आ रहा है ना लाइट का, वो टोटली अंदर ही रहता है, मतलब कहीं पे बाहर जाके वो इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप अगर मोबाइल चला रहे हो आपका खुद का घर के वाईफाई से, और दूसरे के वाईफाई से फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, आप जो देख रहे हो वो उसके मोबाइल में, ख़त्म, टाटा बाय बाय। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा पहले भी नहीं होता था बट थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह आए, ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मिराज का होता है। मिराज मतलब क्या, मिराज मतलब क्या वो बताता हूँ। मिराज मतलब, जब समर सीजन में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है हमने, मिराज मतलब समर सीजन में जब आप लोग देख रहे होते हो, ये जो रोड होते बिटुमिन्सचे डांबराचे जे रोड असतात त्याच्यावरती जेव्हा आपण जात असतो तर दूरून वाटतं की पाण्याचं डबकं आहे छोटंसं रोडवरती, बट जेव्हा जवळ जातो तेव्हा वाटतं की अरे यार हे तर रोडच आहे, काही पाणी वगैरे नाही आहे। हां, बट तिथून असे वेपर्स निघताना जरूर दिसतात तुम्हाला, 100% दिसतात, सगळ्यांनी ऑब्झर्व केलं आहे, बरोबर केलं आहे की नाही केलं, ऑब्झर्व कमेंटमध्ये सांगायचं आहे। ऑब्झर्व केलं आहे तर येस सर ऑब्झर्व केलं आहे आम्ही, असं सांगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मिराज कहते हैं इसे। लूमिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी ये जो मैं बोलने वाला हूँ ना, इस पे बच्चे भरोसा नहीं करते लूमिंग पर, क्योंकि सर ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है अभी तक, और आप कुछ भी बता रहे हो। अगर सी में, समुंदर के किनारे पे आप अगर देख रहे हो कि अंदर कोई शिप है, तो वो शिप आपको अगर कुछ दूर से देखो आप, तो अगर एटमॉस्फेयर बहुत गर्म ठंडा ऐसा चल रहा है, तो आपको वो शिप जो है ना थोड़ा हवा में दिखता है। आपको पता है कि वो हवा में नहीं चलेगा, फिर आप भाग जाओगे भूत वगैरह समझ कर, नहीं, इधर फिजिक्स है, ठीक है। होता क्या है, वो जो मिराज होता है, लूमिंग का कंसेप्ट है ये। लूमिंग मतलब जो शिप है वो हवा में दिखता है। सर ऐसा तो कभी हुआ नहीं, आप कुछ भी बता रहे हो।
मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसे आपको लग रहा है तो सिंपली गूगल कर लेना लूमिंग रियल इमेज, लूमिंग रियल इमेज सर्च करना, गूगल पे फोटोज मिलेंगे आपको, यकीन भरोसा हो जाएगा। और होता है, अच्छा वो भी TIR के वजह से हो रहा है यार, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से हो रहा है वो भी। ओके ठीक है, देन ये होता क्या है सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी देखते हैं। एग्जांपल्स तो बता रहे हो सर आप, देखो डायग्राम नहीं चाहिए यार, ब्लैंक स्लाइड चाहिए हमें, ब्लैंक स्लाइड। इधर ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूं मैं, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम्स गलत है ऐसा कुछ नहीं है, बस हाथ से बनाऊंगा डायग्राम तो समझ में आएगा। अच्छा सर डेफिनेशंस आएंगे ना फिर से, डोंट वरी। ये जो है ना, ये हमारा डेंसर मीडियम है, याद रखना। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है। सर वाटर एयर नहीं, ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूँ, इन जनरल बात चल रही है रेयरर डेंसर के बारे में, ठीक है। आप वो भी ले सकते हो। अभी जब लाइट डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करता है, ये आपको याद रखना है, लाइट जब डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करता है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। किधर बेंड होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके ठीक है सर, अभी याद रखिएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, ये कॉन्सेप्ट कभी भूलना नहीं है। अभी कंडीशंस क्या क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है TIR परफॉर्म करने के लिए, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, मस्ट कह रहा हूं, लाइट मस्ट लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, और भी कंडीशन है वो भी देखेंगे, मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेंसर टू रेयरर। सर क्यों रेयरर टू डेंसर नहीं हो सकता, एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों को TIR नहीं समझ में आता है जल्दी से, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। मान लो एक रे था मेरा, ऐसा चल रहा था, हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा रे डेंसर टू रेयरर जा रहा है ना, किधर बेंड होना चाहिए, रे डेंसर टू रेयरर जा रहा है, किधर बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इधर ऐसा चला जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, बराबर है। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देखोगे तो थोड़ा एंगल बढ़ा देना है यार, बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, इससे थोड़ा बड़ा एंगल ले लेंगे, बड़ा एंगल ले लेंगे, मतलब ऐसा बढ़ा दिया मैंने इस एंगल को। अच्छा फिर इसे आना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं रखे, ऐसा थोड़ा बेंड हो जाएगा, ये हुआ R, ठीक है। सेम सेम नहीं होते, R हमेशा बड़ा होता है, याद रखना, R हमेशा बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्यों होता है ये भी देख लिया, ओके। नेक्स्ट एक और केस देखते हैं, ये लास्ट केस रहेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा और एंगल बढ़ा दो यार, थोड़ा और एंगल बढ़ा दो, ओके। आप बोल रहे हो तो सर थोड़ा और एंगल बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यार मुझे बताओ अभी, ये आपको फील हो रहा था ना, वेट, गलत कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा इधर शिफ्ट करते ताकि और जगह नहीं खाएगा ये। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ाया, R और बढ़ गया, और थोड़ा बढ़ाया, R और बढ़ गया। अच्छा अभी I और बढ़ा दिया, मुझे बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले ही ऐसा था, बढ़ बढ़ के अभी 90 डिग्री भी तो हो सकता है, 90 डिग्री भी तो हो सकता है भाई। हाँ सर क्यों नहीं हो सकता, मतलब ये ऐसा भी तो जा सकता है एग्जैक्ट, वेट वेट वेट, ऐसा भी तो जा सकता है। ये R कितना हुआ यार, 90 डिग्री हो गया। हाँ सर ये तो सही है। और ये जो R 90 डिग्री मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे ना, वापस नहीं आ रहा है, बाहर ही जा रहा है, बट ऐसे टच करते हुए जा रहा है सरफेस को। इस कॉन्सेप्ट को नाम होता है ग्रेजिंग। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब क्या? मराठीत चरणं म्हणतो आपण त्याला, चरणं. जनावर गुरंढोरं चरायला जातात ना, गवत साफ करून टाकतात पूर्ण, बस वैसा ही है ये। ग्रेजिंग मतलब सरफेस को टच करके जाना। अच्छा अच्छा सर अभी तो आई का और बढ़ना बाकी है, आई 90 डिग्री थोड़ी ना हुआ है, आई और भी बढ़ सकता है। यस ऑब्वियसली वही तो चीज है कि आई और भी बढ़ सकता है, और अगर आई और भी बढ़ जाए तो ये रे का एंगल बढ़ रहा है तो ये बाहर नहीं अंदर आएगा। और
ऐसे रेज जो इस एंगल से ज्यादा एंगल पे जाएंगे वो पूरे अंदर आएंगे, बाहर जाने का स्कोप ही नहीं है। वैसे हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा सी। थीटा सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं बेटा इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशंस पे भी जाएंगे, अगला एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। ये एंगल और बढ़ा दिया भाई, और मतलब ऐसा कर दिया अभी। अच्छा, तो अभी ये जो रे है ना, तो ये रे उधर नहीं जाएगा, ये रे इधर आएगा, और ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि ये सेम मीडियम में आ चुका है, और ये एंगल आर हो जाता है, और जो कि आई के बराबर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर वैलिड होने लग गया। और इसके बाद जो भी एंगल आई के बढ़ाओगे 90 डिग्री तक, सब रेज अंदर आएंगे, मतलब उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। और सब रेज इस एंगल के बाद अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली उसे हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे उसे हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। जस्ट मुझे बुक में चेक कर लेने दीजिए कि आपको कौन से टर्म्स में फॉर्मूले दिए हुए। ओके, चलिए, म्यू डी म्यू आर। ओके, स्नेल्स लॉ यूज करो, स्नेल्स लॉ। ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी से क्वेश्चन बनेगा टीआईआर का आपका, क्योंकि ये तो हो गया ना टीआईआर, अभी होगा तो आगे तो सारे एंगल्स पे होगा, बट क्रिटिकल मतलब क्या? क्रिटिकल मतलब एकदम सीवियर केस, उसके बाद एंगल बढ़ा दो तो वो सब टीआईआर होगा। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज कर लो। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है भाई? म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर बोलता है। ओके, इसका प्रूफ बुक में नहीं है बट मैं बता दूंगा। म्यू वन मतलब इनिशियल मीडियम, म्यू वन मतलब म्यू डी हमारे लिए, म्यू डी इंटू साइन आई को क्या कहूंगा? साइन थीटा सी कहूंगा। क्यों? क्रिटिकल एंगल कहा जा रहा है ना। देन म्यू टू मतलब म्यू आर इंटू साइन आर। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है क्रिटिकल पे, और साइन 91 हो जाता है। हाँ, तो सर यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है ना, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू आर बाय म्यू डी। ये हुआ आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। थीटा सी साइन इनवर्स इधर ले लेना। मोस्ट ऑफ द केसेस एयर के होते हैं, रेयरर मीडियम में। कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस एयर के होते हैं। इन मोस्ट ऑफ केसेस म्यू आर इज इक्वल्स टू 1। तो उस केस में मतलब एयर हो जाता है, तो उस केस में साइन थीटा सी का फॉर्मूला बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय म्यू डी। खत्म। तो दोनों में से कोई भी चीज पूछ लो, हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बुक में बस म्यू डी को म्यू कहा है तो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बुक में फॉर कॉमनली यूज सब्सटेंसेस मतलब ग्लासेस के लिए म्यू अगर 1.5 है तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री आता है। जिसे मैं थीटा सी कह रहा हूं उसे वो आईसी कह रहे भाई, जिसे मैं थीटा सी के नाम से जान रहा हूं उसे वो आईसी कह देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईसी कहो थीटा सी कहो एक ही बात है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होना चाहिए। और वो एन लिखते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, हम म्यू लिख रहे हैं। क्यों? इसका रीजन भी पीछे बता दिया था आप लोगों को। तो देखो ये टीआईआर का फॉर्मूला वगैरह होता है। और कॉमनली यूज ग्लासेस के लिए क्या बोला है उन्होंने? कॉमनली यूज ग्लासेस के लिए बोला है, देखो अगर म्यू 1.5 है तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री बनेगा, और अगर म्यू 4/3 है तो क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री 35 मिनट्स बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका टीआईआर का पूरा थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, क्या हुआ? ये टीआईआर का पूरा थ्योरी वाला पार्ट हुआ। अभी जो इसके डेफिनेशन न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेशन की कुछ नहीं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे ताकि हमारा फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। कंडीशंस क्या है, आप पूरा स्लाइड देख के आना, एक बार नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं साइड में हट रहा हूं। ठीक है, ये पूरा लिख के आइएगा, पूरा देख के आइएगा, फिर लेक्चर देखिएगा। नहीं समझा तो टीआईआर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूं। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में बढ़िया टीआईआर के कॉन्सेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। तो चलो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक।